और बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो मैनेजर है वो किस तरीके से जो है वो अपने वर्कर्स को मैनेज करता है, और हर एक डिपार्टमेंट का जो भी मैनेजर है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थियरिस्ट। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर में, तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज बेसिकली कि जब मैनेजर जो है वो आपके किसी ना किसी डिपार्टमेंट के वो हेड कर रहे होते हैं, और उनके काम ये होता है, उनका काम ये होता है कि बेसिकली उस डिपार्टमेंट को चलाना। ठीक है। और हर एक मैनेजर जो है उसके जो ट्रेडिशनल फंक्शंस थे वो क्या थे, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट कंट्रोल और कंट्रोल करना। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज बेसिकली गिविंग द बिजनेस द डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर, के जैसे आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो और स्ट्रेटेजी बनाते हो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट इज प्लानिंग। तो उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में आप लोगों को बताते हो अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। कि जो एम्प्लॉयज वगैरह काम कर रहे हैं उनको बताते हो कि उनके टैक्टिक्स वगैरह क्या है। डायरेक्टिंग में आप लीड करते हो, आप मेक श्योर करते हो कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। और कंट्रोलिंग में आप ये मेक श्योर करते हो कि जो प्लान है वो फॉलो हो रहा है, और जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज की वो गिर नहीं रही बल्कि वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो यूजुअली मैनेजमेंट के ये ट्रेडिशनल फंक्शंस थे, लेकिन हमारे दो थियरिस्ट थे और उन्होंने जो है वो मैनेजमेंट को काफी ज्यादा इलाबरेट करके उसके अंदर चेंजेस लेकर आए। इन्होंने बोला कि भाई आपके मैनेजर्स के ना 5 मेन रोल होते हैं। तो हेनरी फयोल था एक थियरिस्ट जिसने बोला था इसने आइडेंटिफाई करे द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ही सेड दैट कि ये जो 5 रोल, ये जो 4 रोल है ना आपके ट्रेडिशनल, ये सिर्फ 4 नहीं है बल्कि ये 5 मेन रोल है जो कि आपके मैनेजर को करना है। ठीक है। तो हर एक मैनेजर जिस डिपार्टमेंट का भी हो, वेदर इट इज मार्केटिंग मैनेजर, वेदर इट इज ऑपरेशंस मैनेजर, वेदर इट इज फाइनेंस मैनेजर, जो भी आपका मैनेजर होता है वो मेक श्योर करता है कि ये 5 फंक्शन वो फॉलो कर रहा हो। अब ये 5 फंक्शंस क्या है आपके? ये 5 फंक्शंस आते हैं। सबसे पहले तो फॉर द फंक्शन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या होता है? प्लानिंग के अंदर बेसिकली आप अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। सही है। हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करे। जैसे मार्केटिंग मैनेजर है तो मार्केटिंग मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव सेट करता है, दैट इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर फॉर एग्जाम्पल। जब आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, दैट इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, दैट इज व्हाट प्लानिंग इज ऑल अबाउट। क्योंकि प्लानिंग के अंदर आप क्या करना चाहते हो? प्लानिंग के अंदर आप एक डायरेक्शन देना चाहते हो अपने डिपार्टमेंट को कि वेयर यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स, आपको किस तरफ जाना है, किस दिशा में जाके काम करना है। ठीक है। तो बेसिकली प्लानिंग से आप एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि भाई हमें ये पॉइंट पे पहुंचना है। सही है। और इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो है वो हमें क्या करना है, हमें जो है वो ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये हमारा इंक्रीज इन मार्केट शेयर है। सो दिस पॉइंट दैट वी हैव टू रीच, दिस पॉइंट इज इंक्रीज इन मार्केट शेयर। फिर उसके बाद दूसरा जो फंक्शन होता है दैट इज ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज टू बीट द ऑब्जेक्टिव्स। अब आप जो है अपने पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो भी आपको रिसोर्सेज की जरूरत है उसको आप ऑर्गेनाइज करते हो। मतलब आप एम्प्लॉयज हायर करते हो, यू नीड केयरफुली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज जो कि आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करें। फिर जो पैसा आपको चाहिए, सही है, आप जो भी काम करोगे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, वो काम किस तरीके से डिवाइड करोगे एम्प्लॉयज के बीच में, दैट इज कि आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। तो ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज टू मीट द ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली आप स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो दैट हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितना पैसा चाहिए, एम्प्लॉयज क्या क्या काम करेंगे, कितने एम्प्लॉयज क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या चीजें अचीव करेंगे, तब जाके आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे। तो ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज आपके मैनेजर का काम होता है टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी एंड मेक श्योर दैट यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद आता है आपका तीसरा, दैट इज कमांडिंग, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। कमांडिंग, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। अब देखें, एम्प्लॉयज जो काम कर रहे होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन एम्प्लॉयज को आपने मेक श्योर करना है कि ये अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, इनको काम करना आता हो। सही है। इनको पता हो कि इनको क्या अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है कि उसे काम क्या करना है, सही है, तो आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं होगा। सो यू मस्ट इंश्योर दैट कि आप अपने एम्प्लॉयज को गाइडलाइंस दो, अपने एम्प्लॉयज के काम को देखो, ओवरसी करो उसको कि वेदर ही इज परफॉर्मिंग द टास्क करेक्टली और नॉट। और आप देखो कि वो अपने रेगुलरली जो उसको आप टारगेट्स दे रहे हो, क्या वो टारगेट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि आपको जब ये रेगुलरली देखते रहोगे, और अक्सर ये होता है कि कभी कभार एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड भी फील करते हैं कि वो आते हैं काम के ऊपर लेकिन वो उनका काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो मैनेजर्स की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखें। तो यू शुड डायरेक्ट द एम्प्लॉयज, कमांड देम, उनको पहले काम बताओ कि उनको करना क्या है,
उनको काम बताओ कि कैसे होगा, और फिर डायरेक्शन देके, और फिर उसके बाद उनको मोटिवेटेड रखो। मतलब कि वो जो भी काम कर रहे हैं दे शुड मेक श्योर दैट दे आर अचीविंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो वो मोटिवेटेड रहेंगे तभी वो ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में हमने मोटिवेशन डिस्कस करा था। देन वी हैव कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज। एक और जो मैनेजर का जो गोल या समझ लो एक फंक्शन होता है, दैट इज टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज। देखो, जो भी डिपार्टमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो कभी भी अकेले काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 मेन डिपार्टमेंट की बात करें तो एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट्स आपके जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो ये जो 4 डिपार्टमेंट है आपके, ये 4 डिपार्टमेंट जो है इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना, मैनेजर्स के आपस में अच्छी बातचीत, अच्छी कोऑर्डिनेशन होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग को देगा प्रमोशनल बजट, प्रमोशन के लिए पैसा देगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑपरेशंस को पैसा देगा टू परचेज रॉ मटेरियल, कंपोनेंट एंड प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनेंस डिपार्टमेंट एचआर को पैसा देगा ताकि वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर सके। तो देखो, एचआर जो है वो रिक्रूट एंड सेलेक्ट करेगा अप्रोप्रिएट वर्कर्स फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फॉर द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, फॉर देयर ओन डिपार्टमेंट एंड फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि वो मार्केट रिसर्च कलेक्ट करे और वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को बताए कि भाई हमारे प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लेकर आने। वो मार्केट रिसर्च करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताएगा कि हमारी प्रिडिक्टेड सेल्स क्या रहेंगी, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना कैश फ्लो फोरकास्ट वगैरह कर सकता है, रेवेन्यू फोरकास्ट कर सकता है। तो बेसिकली आपस में सारे डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजर शुड मेक श्योर दैट दे आर वर्किंग एंड कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्टिविटीज विद अदर डिपार्टमेंट्स, विद अदर ब्रांचेस, विद अदर डिविजन्स एज वेल। सिर्फ अकेले काम नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैंक है तो बैंक ग्रो कैसे करेगा जब सारी ब्रांचेस साथ में ग्रो करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी ब्रांच का मैनेजर हूँ और आप किसी ब्रांच का मैनेजर, तो हमारे आपस में अगर बातचीत नहीं है, हमारी आपस में बनती नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करो, आप कोशिश करो कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव ना करूं। तो जब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो नुकसान किसका हो रहा है? बिजनेस का हो रहा है। आपकी ब्रांचेस तो खुद अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर रहे, लेकिन अल्टीमेटली सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? बिजनेस का हो रहा है। तो इसके मैनेजर शुड मेक श्योर दैट दे आर coordinating their activities among each other. Then fifth is basically controlling and measuring performance against targets. The fifth function of a manager is basically कि उसको अपनी परफॉर्मेंस को, अब जो भी एम्प्लॉयज की, जो भी डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस हो रही है उसको कंट्रोल करे और मेजर करे अगेंस्ट द टारगेट सेट। सेकेंड फंक्शन जो हमने पढ़ा था, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि आप ऑर्गेनाइज करते हो और तीसरे फंक्शन में आप काम दे देते हो। तो जो काम आपने दिया है उसको मेक श्योर करो कि एम्प्लॉय वो काम को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो ऑब्जेक्टिव आपने, जो टारगेट्स आपने एस्टैब्लिश करे थे, यू मेक श्योर दैट कि आपके डिपार्टमेंट ने वो टारगेट अचीव करें। वो जो सबसे पहले उसमें प्लानिंग में आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट करा था मार्केट शेयर का, हैव यू अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और नॉट। आपने जो एम्प्लॉयज को टारगेट दिए थे, क्या एम्प्लॉयज ने वो टारगेट अचीव करें या नहीं करें। तो जो इंडिविजुअल्स, जो एम्प्लॉयज को आपने टारगेट दिए थे, जो डिपार्टमेंट के आपने टारगेट सेट करे थे, एट द एंड आप ये असेस करते हो कि वेदर यू हैव अचीव दैट टारगेट और नॉट। अगर अचीव कर लिया तो वेल एंड गुड, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। अगर नहीं अचीव करा तो कहाँ पे लैकिंग हुई, कहाँ पे रिसोर्स की कमी हो गई, सही से एम्प्लॉयज को कमांड नहीं करा, गाइड नहीं करा, तो वो चीज फिर आप डिटरमिन करते हो कि गलती कहाँ पे हुई है, फिर उसको आप ओवरकम करने की कोशिश करते हो। तो दीज आर द 5 मेन फंक्शंस ऑफ द मैनेजर। बेसिकली मैनेजर जो है वो सारा करता धरता होता है आपके डिपार्टमेंट का। कि उस, तो फयाल ने बोला था कि भाई ये 5 चीजें आपके मैनेजर के अंदर होनी चाहिए और ये 5 मेन टास्क हैं जो आपका एक मैनेजर परफॉर्म करता है। तो वो मैनेजर आपका सीईओ भी हो सकता है, वो मैनेजर आपका किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर भी हो सकता है, वो आपका मैनेजर ब्रांच हेड भी हो सकता है। तो सारे आपके जो है वो मैनेजमेंट लेवल पे जो रोल्स हैं आपके, वो सारे मैनेजर्स का यही काम होता है, टू प्लान, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, ऑर्गेनाइज। तो आप लोग को इसको इस तरीके से याद करना है, POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये 5 फंक्शंस होते हैं आपके मैनेजमेंट के। फिर उसके बाद एक और थियरिस्ट था, दैट वाज हेनरी मिन्सबर्ग। और मिन्सबर्ग जो है वो बेसिकली अपने ऑब्जेक्टिव्स लेकर, अपने रोल्स लेकर आया था बेसिकली, कि इसने डिफाइन करे थे कि भाई मैनेजर जो होता है ना, उसकी पर्सनालिटी, उसके क्या रोल्स होने चाहिए। बेसिकली दिस इज हाउ योर मैनेजमेंट शुड
be performing, or you can say these are the roles that a manager should have. तो इसने जो है वो 3 कैटेगरी ऑफ रोल्स आइडेंटिफाई करे थे। मिन्सबर्ग ने बोला कि भाई ये 3 तरीके की जो चीजें हैं, ये 3 रोल्स जो है वो मैनेजर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ही आइडेंटिफाइड हिज इंटरपर्सनल रोल्स के एक मैनेजर की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। ही आइडेंटिफाइड द इंफॉर्मेशनल रोल्स के एक मैनेजर जो है उसको इंफॉर्मेशन जो भी उसके पास होती है उसको वो कैसे मैनेज करता है। और तीसरा है डिसीजनल रोल्स के एक मैनेजर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी होनी चाहिए। तो ये 3 रोल्स उसने जो है वो आइडेंटिफाई करे थे मिन्सबर्ग ने इन हिज थियरी। अब तीनों रोल डिस्कस करते हैं। अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं इंटरपर्सनल रोल को, इंटरपर्सनल रोल क्या होता है? द पर्सनालिटी ऑफ द मैनेजर। कि आपका जो मैनेजर कोई ऐसी लल्लू सा आदमी नहीं होना चाहिए, सही है। आपका जो मैनेजर हो ना, उसको मैनेजर को लोग देखें, लुकअप करें, अपना आइडल माने, राइट। तो यू शुड मेक श्योर दैट कि इंटरपर्सनल रोल के अंदर बेसिकली कि जो आपका मैनेजर है उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। ही शुड बी अ फिगरहेड। फिगरहेड मतलब ही शुड बी अ सिंबॉलिक लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग ड्यूटीज ऑफ अ सोशल और लीगल नेचर। मतलब कि वो जो है वो एक तरीके से डिपार्टमेंट का बाप होना चाहिए, जिसको लोग देखें एज अ फिगर हेड और उसके कहे हुई बातों को फॉलो करें। ये ना हो कि वो जाके कुछ बात बोल रहा है, वो गया पीछे एम्प्लॉयज उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उसके ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अ मैनेजर शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द एम्प्लॉयज। ही शुड बी अ फिगर हेड। ही शुड बी अ सिंबॉलिक लीडर कि जब वो आए ना तो लोग उसको गौर से सुने और उसकी बात को समझे। तो फिगर हेड होना चाहिए आपका मैनेजर। सेकेंडली, अ मैनेजर शुड बी अ गुड लीडर। लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब होता है कि बेसिकली आप सबको साथ लेके चलना, सही है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा मैनेजर जो होता है ना, वो एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार तुम जो है वो काम नहीं कर रहे सही तो तुम्हें जो है वो मैं पीछे रखूंगा, तुम जो है वो काम करो सही तुम आगे रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अ मैनेजर शुड बी अ गुड लीडर, दैट मींस कि वो हर किसी को मोटिवेटेड रखे। हर किसी को, अगर किसी से उसके गोल्स अचीव हो रहे तो उसको भी मोटिवेटेड रखे, और जिसके गोल अचीव नहीं हो रहे तो उसको भी वो मोटिवेटेड रखे। सो अ मैनेजर की अच्छी लीडरशिप क्वालिटी ये है कि वो सबको साथ लेके चलता है, सबको मोटिवेटेड रखता है। एंड तीसरी कैटेगरी है आपकी लेजन। लेजन क्या होता है? लेजन इज बेसिकली कि आपका जो मैनेजर है उसके दूसरे डिविजन और दूसरे मैनेजर के साथ कैसे लिंक है। So liaison is basically your manager should be having good links with the other managers, other departments के जो managers होते हैं उनके साथ। अगर दूसरे divisions हैं तो दूसरे divisions के manager के साथ, दूसरे business के managers के साथ, मतलब even competitors जो होते हैं उनके आपस में managers की भी अच्छी बातचीत होती है। मतलब अगर एप्पल और सैमसंग अगर एक दूसरे से compete कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है दोनों सीईओज के बीच में फड्डा हो, दोनों सीईओ शायद अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। तो बेसिकली लेजन इज कि जब एक मैनेजर जो है वो अपने दूसरे मैनेजर्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ क्या रखा हुआ है, बातचीत अच्छी रखा हुआ है। तो दिस इज बेसिकली लेजन। तो आपका जो मैनेजर होता है उसकी पर्सनालिटी जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए, दैट इज ही शुड बी अ गुड फिगर हेड, ही शुड बी अ गुड लीडर, एंड ही शुड हैव गुड लिंक्स विद अदर मैनेजर्स, अदर डिविजन्स, अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। फिर उसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन रूल्स कि मैनेजर के पास जो इंफॉर्मेशन आती है मिन्सबर्ग के हिसाब से उस इंफॉर्मेशन का मैनेजर को क्या करना चाहिए। सो जाहिर सी बात है मैनेजर के पास बहुत हर जगह से इंफॉर्मेशन आ रही होती है। मैनेजर को टॉप लेवल से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, मैनेजर को लोअर लेवल से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, और मैनेजर्स को आउटसाइड द बिजनेस से भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो हाउ शुड द मैनेजर यूज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन? अ मैनेजर शुड बी अ गुड मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब कि वो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जो भी डेटा उसके लिए रेलेवेंट है वो डेटा कलेक्ट करे, वेदर इंटरनल और वेदर एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कोई अपना ऑब्जेक्टिव का अचीव करना है और उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन उस मैनेजर के पास आती है, सो ही शुड मेक श्योर दैट कि वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आई है वो सबसे पहले उसके पास आनी चाहिए। मतलब एक मैनेजर जो है इसके लिंक्स ऐसे होने चाहिए दैट उसके पास इंफॉर्मेशन खुद ब खुद आना शुरू हो जाए, दूसरी जगह से पहुंचने से पहले इंफॉर्मेशन इसके पास आ जाए।
So a manager should be a good receiver of information, that he should be able to collect relevant information from for the business operations. कि अगर जैसे सीईओ है तो सीईओ को मार्केट के हालात पहले पता होने चाहिए, रिसेशन आने वाला है तो सीईओ को आइडिया हो जाना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस में उसी हिसाब से चेंजेस लेकर आए. तो a manager should be a good receiver of information. That means he should receive the information on time and he should always receive the information. Secondly, a manager should be a good disseminator. जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है ना उसके पास एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेस है, उसको वो रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाए. फॉर एग्जांपल, एज अ मार्केटिंग मैनेजर मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है कि फाइनेंस वालों के लिए कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने वाला है. अब एक अच्छा मैनेजर कौन होगा? जब वो इस इंफॉर्मेशन को फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर तक पहुंचा दे. तो अब डिसेमिनेटर मतलब कि आप रेलेवेंट लोगों से अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस कर रहे. आपके पास जो भी बात आती है, आपको जो भी बात पता चलती है, आप उस रेलेवेंट बंदे से जाके बात करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जैद के बारे में कुछ पता चला है तो मैं उसको अली के पास जाके जो है वो डिस्कस नहीं करूंगा, जैद की बात जैद के पास जाके डिस्कस करूंगा. तो ही शुड बी अ गुड डिसेमिनेटर. एंड लास्टली, ही शुड बी आल्सो अ गुड स्पोक्सपर्सन. अब एक मैनेजर एक इंटेग्रल पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ही शुड मेक श्योर दैट कि वो कम्युनिकेट करे इंफॉर्मेशन about the he should be informing the external stakeholders about the information of the business, and he should also inform the people within the business about the performance of the business. Spokesperson क्या होता है? Spokesperson जो कि आपके behalf पे बात करता है. तो लेट्स सपोज अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का स्पोक्सपर्सन कौन होगा? मार्केटिंग मैनेजर. कि भाई अब जैसे टीम का कैप्टन होता है, टीम का कैप्टन ही जो है वो क्या होता है? टीम का स्पोक्सपर्सन होता है. ना कोचेस होते हैं, ना प्लेयर्स होते हैं, ना इंटरनल स्टाफ होता है. जो कैप्टन होता है टीम का, वही सामने आता है, फेस पे आता है कि भाई हमारे से ये गलतियां हो गई, या कभी अगर जीतता है तो हमारे से ये अच्छी चीजें हो गई, ये चीज हमारी क्लिक कर गई. समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न. तो बेसिकली स्पोक्स पर्सन वो बंदा होता है जो आके सामने आपकी बात करता है कि भाई ये चीजें थी, ये चीजें थी, ये अच्छी करी, ये बुरी करी. तो वो इंटरनल इंफॉर्मेशन के जो गेम में हुआ, जो मैनेजमेंट में हुआ, जो अंदर हुआ, सारी इंफॉर्मेशन आके वैलिड लोगों तक बताते, आगे कम्युनिकेट करें. क्योंकि जरूरी है ना, अब जैसे शेयर होल्डर्स है, अब शेयर होल्डर्स को तो पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है. शेयर होल्डर्स को आप जो है वो क्या करो, बताओ. कौन बताएगा? मैनेजर. तो ये होता है आपका इंफॉर्मेशनल रोल्स. और फिर तीसरा होता है आपका डिसिशनल रोल्स. अब डिसिशनल रोल्स क्या होते हैं? Decisional roles identifies that how a manager should be making decisions in the organization. क्या आपका जो मैनेजर है वो किस तरीके से डिसीजन ले. तो उसके डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए बिल्कुल एक एंटरप्रेन्योर की तरह. हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर जब तक एक एंटरप्रेन्योर की तरह नहीं सोचेगा तब तक वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा. आपको बिजनेस को ये नहीं सोचना है किसी और का बिजनेस है. आपको बिजनेस के डिसीजन हमेशा इस तरीके से लेने के ये मेरा बिजनेस है. क्योंकि आप जब इसको अपना बिजनेस लेके समझोगे तो तब आपके डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर और ज्यादा एक्यूरेट होगी. सेकेंडली, a manager should be a good disturbance handler. अब डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या है? फॉर एग्जांपल, मैच में क्रूशियल मोमेंट चल रहा है, छक्के चौके पड़ रहे, बॉलर की कुटाई हो रही है टाइट. तो उस क्रूशियल डिसीजन पे अब डिस्टर्बेंस हो रही है ना, ये कि आप जो अपना टारगेट अचीव करना चाह रहे थे, दैट इज टू विन द गेम, वो अचीव नहीं कर पा रहे, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई एकदम से. अब उस डिस्टर्बेंस को हैंडल करना आना चाहिए उस कैप्टन को. वो सही टाइम पे सही डिसीजंस लेगा, तब जाके जो है वो डिस्टर्बेंस हैंडल सही होगी. तो बेसिकली लेट्स सपोज दो एम्प्लॉयज का फड्डा हो गया, डिस्टर्बेंस, उसमें क्या सिचुएशन, उस सिचुएशन में उसके डिसीजन मेकिंग क्या होगी, वो किस तरीके से हैंडल करेगा उन एम्प्लॉयज को. लेट्स सपोज काम करते करते मशीन में आग लग गई. अब मशीन में आग लग गई तो किस तरीके से क्या डिसीजन आपका मैनेजर लेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे कि वो उस डिस्टर्बेंस को हैंडल कर सके. अब लेट्स सपोज एक ऑफिस में बिल्डिंग में आग लग जाती है, सबसे पहला भागने वाला मैनेजर नहीं होना चाहिए. सबसे एंड में सबको स्पॉट करके सबको बाहर निकाल के फिर सबसे एंड में जो है वो मैनेजर हो जाएगी. क्योंकि मैनेजर को उस टाइम पे अपने एम्प्लॉयज की, अपने बिजनेस की जो है वो फिक्र होनी चाहिए. तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है
आपकी डिस्टर्बेंस के अंदर क्या होनी चाहिए। तो ये दैट इज व्हाट डिफाइंस द मैनेजर, कि आपकी जो भी डिस्टर्बेंस आ रही है उसको आप क्या क्या डिसीजन लेके हैंडल करते हो, तो वो आपके डिसीजन मेकिंग रोल्स में आते हैं। So responding to changing situation that may put a business at risk and assuming responsibility when threatening factors develop. पूरी जिम्मेदारी लेना कि भाई हम लोग जो है वो इसकी मेरी जिम्मेदारी है और मुझे जो है वो इस चीज से निकलना है। फिर रिसोर्स एलोकेटर, अब इसमें भी डिसीजन रोल्स आते हैं। आपके पास एज अ फाइनेंस मैनेजर आपके पास 10 लाख रुपए, अब उस 10 लाख रुपए को आप बिजनेस में कैसे खर्च करोगे, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वहां दिख रही है। अ गुड मैनेजर विल इंश्योर दैट कि हर एक डिपार्टमेंट जो है वो उसको इक्वल शेयर मिले, उसको जितनी नीड है उस हिसाब से उसको पैसा मिले, और हर एक मैनेजर जो है वो एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अगर 2 लाख रुपए मिलते हैं मार्केटिंग के, ऐसा नहीं है वो 2 लाख रुपए फालतू चीज में बहा दे, 2 लाख रुपए को इतना इफेक्टिवली वो इस्तेमाल करे, ऐसे डिसीजन ले इफेक्टिवली कि वो 2 लाख रुपए से वो 2 करोड़ की सेल कर सके। सो मैनेजर शुड बी गुड रिसोर्स एलोकेटर। एंड लास्टली वी हैव नेगोशिएटर। अब यूजुअली हमने जब ऊपर पढ़ा था कि मैनेजर जो है वो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जाके रिप्रेजेंट करते हैं किसको, बिजनेस को। तो इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी ना आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट के साथ बैठे हो, एज अ मैनेजर आप मीटिंग कर रहे हो, आप बोलोगे सर रुके जरा मैं अपने बॉस से पूछ के आपको बताता हूँ, नहीं ये इंप्रेशन आपका अच्छा नहीं रहेगा। इफ यू आर द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू शुड हैव गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी दैट कि अगर बॉस यहाँ पे बैठे होते तो वो क्या डिसीजन लेते हैं, उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना। So you should be good negotiator as well. That whenever conversing with, let's suppose, government, with shareholders, and you're just trying to attract them कि वो investment कर दें या वो tax rate कम कर दें, तो आपके उस टाइम पे आप जो सोच रहे हो, उस टाइम पे आप जो डिसीजन मेकिंग करोगे बातचीत करते हुए, तो ये वो चीज आपकी अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स यू शुड बी अ गुड नेगोशिएटर, आपको अपनी बात मनवानी आनी चाहिए। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सो दिस इज व्हाट योर डिसीजनल रोल्स आर। तो मिंचबर्ग ने ये 3 मेन रोल आइडेंटिफाई करे थे, सही है, और इन 3 मेन में ये 10 आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके मैनेजर के रोल्स की। अब यूजुअली बच्चे बोलते हैं सर क्या ये 10 की 10 चीजें याद करनी है? भाई आपको ये जो 3 मेन चीजें हैं ना, ये 3 याद करनी है। अगर इस पे सवाल आता भी है कि भाई मिंचबर्ग के इन तीनों में से कोई 2 आपने एक्सप्लेन करनी है, और जो एप्लीकेशन होगी ना, एप्लीकेशन में आप इन चीजों में से कोई एक चीज की एग्जाम्पल दे सकते, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो उसमें लेट्स सपोज अगर आते हैं कि बिट्सबर्ग की थियरी आप समझाएं, सही है, और कोई भी बिजनेस दिया हुआ होगा, तो आपने ये इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशन रोल और डिसीजनल रोल, इन तीनों में से कोई 2 चीजें आपने इलेबोरेट करनी होंगी। तो ये क्या बिट्सबर्ग की थियरी में उसके डिसीजनल रोल समझाएं। डिसीजनल रोल इज बेसिकली कि हाउ द मैनेजर शुड बी मेकिंग हिज डिसीजन। फॉर एग्जांपल द मैनेजर शुड बी थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर जैसे बिजनेस के बारे में, अब वो जो भी बिजनेस दिया हुआ होगा, जो भी केस स्टडी दिया हुआ होगा, उस हिसाब से आप अपने आंसर को लिंक करोगे। तो अगर आपके बिजनेस के अंदर एक अच्छा मैनेजर होता है, the contribution of manager to business performance is basically कि if you have a good manager, that means एक ऐसा मैनेजर जो ये फयोल के प्रिंसिपल जो फंक्शंस उसने आइडेंटिफाई करें उसको भी फॉलो कर रहा हो सही तरीके से, और ये जो मिंचबर्ग की जो थियरी है जिसमें उसने अपने मैनेजर्स के रोल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, अगर वो भी जो है वह सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा हो, तो आपके पास एक अच्छा मैनेजर होता है। और एक अच्छा मैनेजर बिजनेस को हेल्प करता है इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स रेगुलरली। एक अच्छा मैनेजर आपकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करता है। जैसे एक रेस्टोरेंट में अगर एक अच्छा मैनेजर हो तो वो रेस्टोरेंट के लोगों को सही तरीके से मैनेज करेगा, एम्प्लॉयज को सही तरीके से मैनेज करेगा, कस्टमर्स को सही तरीके से मैनेज करेगा, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी। एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा और एम्प्लॉयज छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा मैनेजर है तो एम्प्लॉय का दिल नहीं करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का, और एम्प्लॉयज हमेशा हाईली मोटिवेटेड फील करेंगे। फिर आपका अगर अच्छा मैनेजर होगा तो आपके बिजनेस की ब्रांड इमेज भी बेहतर होगी। स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स कौन है? एप्पल का मालिक। ही वाज अ मैनेजर, और आप स्टीव जॉब्स की जितनी इज्जत थी मार्केट में उसकी वजह से उसके ब्रांड इमेज भी काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल हुई।
फिर हाई रिगार्ड फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर सच एज एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रेशर ग्रुप्स। अगर आपका अच्छा मैनेजर होगा तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर उसको हाई रिगार्ड करेंगे, जैसे एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, सोशल प्रेशर ग्रुप्स, वो भी आपके बिजनेस को हाई रिगार्ड करेंगे। मतलब अगर आप पोल्यूशन भी कर रहे होगे ना, तो वो पोल्यूशन को भी जो है वो इग्नोर कर देंगे, बिकॉज यू आर अ गुड मैनेजर। सो दैट मीन्स कि आप जो है वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ रिटर्न दोगे, तो इसलिए वो आपसे जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उस सोसाइटी को रिटर्न दोगे, तो इसलिए वो आपको अलाउ भी कर देंगे कि आप जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह कर दें। जैसे बिल गेट्स है, अब बिल गेट्स ने इतना कमा लिया, तो ये एनवायरमेंट के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके इतना उसने अर्न कर लिया। अब वो ऐसे चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स में अगर इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप उससे खुश है। तो अभी भी अगर वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहे, कहीं भी जाना चाहे, तो वो एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन बोथ विद इन द बिजनेस एंड विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अच्छा जी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन बोथ विद इन बिजनेस एंड विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अगर आपका एक अच्छा मैनेजर होगा, तो एक अच्छा मैनेजर जो है वो बिजनेस के अंदर हर किसी से अच्छा कम्युनिकेशन रखेगा, दैट इज दूसरे मैनेजर्स के साथ, हर एम्प्लॉयज के साथ, और साथ ही साथ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर सच एज मैनेजर्स, एम्प्लॉयज वगैरह, हर किसी के साथ जो है वो क्या करेगा, अच्छा कम्युनिकेशन रखेगा। सो दिस इज व्हाट एक्सीलेंट कम्युनिकेशन इज, कि अगर आपके पास अच्छा मैनेजर होगा, सो ही विल बी कम्युनिकेटिंग वेल विद इन द बिजनेस एंड इवन आउटसाइड द बिजनेस। तो ये फायदे होते हैं आपके ऑफ हैविंग अ वेरी गुड मैनेजर। तो इस पे भी सवाल आ चुका है पास्ट पेपर में कि एनालाइज के एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जो है वो अच्छा मैनेजर सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छा मैनेजर जरूरी है या कुछ और जरूरी है। तो 12 मार्क का ये सवाल आया हुआ था। फिर उसके बाद मैनेजमेंट स्टाइल्स की बात करते हैं। यूजुअली पहले प्रीवियसली हम इनको लीडरशिप स्टाइल्स कहते थे, अब जो है ये मैनेजमेंट स्टाइल है। मैनेजमेंट स्टाइल्स क्या होते हैं? A management style is basically कि how a business or how a manager will manage its employees, कि employees को किस तरीके से मैनेज कर रहा जाता है। तो मैनेजमेंट स्टाइल के अंदर सबसे पहले आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर एक मैनेजर इस तरीके से डील करते हैं एम्प्लॉयज के साथ कि वो सारी डिसीजन मेकिंग खुद कर रहा होता है। ऑल द डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द मैनेजर हिमसेल्फ। मतलब एम्प्लॉयज का इनपुट बिल्कुल जीरो होता है। इसका रीजन है, या तो वो समझते हैं कि एम्प्लॉयज बिल्कुल बेकार है, या एम्प्लॉयज इतने स्किलफुल है ही नहीं कि वो अभी दे सकें। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार बोलते हैं ना बच्चे, सर वो सिलेबस का क्या करता है, सिलेबस खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा। भाई आप लोग को नहीं पता ना, तो आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप लोग वो चीजें फॉलो करते रहो, सही है। सिलेबस हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो मेरा काम है करना, क्योंकि जाहिर सी बात है एक एक्सपीरियंस मैनेजर है, एक काफी सालों से काम कर रहा है, तो उसको पता है, ठीक है। तो autocratic is basically where all the decisions are made within the center of the organization, that is कि आपके जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि लीडर टेक्स ऑल द डिसीजंस, लीडर सारे डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है। दे गिव लिटिल इन्फॉर्मेशन टू द वर्कर्स, बहुत कम इन्फॉर्मेशन जो है वो वर्कर्स को दी जाती है। दे सुपरवाइज वर्कर्स क्लोजली, बहुत नजर रखी जाती है सुपरवाइजर पे। वन वे कम्युनिकेशन होती है, तो डिस्कशन वगैरह में इतना ज्यादा टाइम जाया नहीं हो सकता। और वर्कर्स आर गिवन ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, तो वर्कर्स को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उससे आपकी इन्फॉर्मेशन लीक भी नहीं हो सकती, किसी और तक नहीं पहुंच सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, तो उसमें यूजुअली मैनेजर सारी डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास ही रखता है, क्योंकि उसको एम्प्लॉयज पे शायद भरोसा ना हो। हाउएवर ऑटोक्रेटिक का डिसएडवांटेज ये है कि डीमोटिवेट्स द वर्कर, ये वर्कर है और वर्कर का इनपुट नहीं लिया जा रहा, तो वर्कर को एक डीमोटिवेशन मिलती है। फिर डिसीजंस डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉय इनपुट, आपके डिसीजन और बेहतर हो सकते थे, आपके डिसीजंस और बेहतर हो सकते थे बाय द इनपुट ऑफ द एम्प्लॉयज, लेकिन आपके डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बेहतर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपका एम्प्लॉय का इनपुट आया ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरा आपका जो मैनेजमेंट स्टाइल है, दैट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल इज वेयर एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल में आप मैनेजर एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, मतलब एम्प्लॉयज को बुलाता है और उनसे पूछता है, उनसे बातचीत करता है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन। तो ये बिल्कुल ऑटोक्रेटिक का ऑपोजिट होता है।
तो बेसिकली एम्प्लॉयज डिसीजन में अगर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? पार्टिसिपेशन इंकरेज होती है बिजनेस के अंदर। तो जब पार्टिसिपेशन इंकरेज होती है तो जाहिर सी बात है आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है। टू वे कम्युनिकेशन होती है तो वर्कर से भी जो है वो फीडबैक दिया जाता है, तो मैनेजर ये समझ सकते हैं कि वर्कर को काम समझ आ गया या नहीं आ गया जब वो फीडबैक दे रहे होते हैं। एंड थर्डली, वर्कर्स आर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। वर्कर को अच्छी खासी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है रिगार्डिंग द डिसीजन, ताकि वर्कर भी उसके ऊपर सोच के एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग कर सके। फिर उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि कंसल्टेशन जो है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। अगर आप कंसल्ट करोगे दूसरे मैनेजर्स वगैरह को तो इट कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सेकेंडली, समटाइम्स आपको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, लेकिन क्विक डिसीजन मेकिंग में जो है वो आप डिस्कशन नहीं कर सकते दूसरे एम्प्लॉयज के साथ। क्विक डिसीजन मेकिंग में आपको डिसीजन खुद से लेना पड़ेगा, तो शायद एम्प्लॉयज फिर वहां पर डीमोटिवेट हो जाए। एंड थर्डली, सम बिजनेस इश्यूज माइट बी टू सेंसिटिव टू अलाउ वर्कर इन्वॉल्वमेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको वर्कर्स को निकालना है और वर्कर्स से ही पूछ लो कि हम तुम्हें निकाल दें, या उनसे ही डिस्कस करके आप वर्कर्स को निकाल रहे हो, तो ये चीज काफी गलत हो जाएगी। तो समटाइम्स द इश्यूज आर वेरी सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस नुकसान में जा रहा है, बिजनेस जो है वो लॉस कर रहा है। अब अगर बिजनेस लॉस कर रहा है तो क्या होगा? एम्प्लॉयज से आप अगर ये चीज डिस्कस करोगे तो एम्प्लॉयज तो दूसरी जॉब ढूंढना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज को पता है कि यार अगर बिजनेस लॉस कर रहा है तो हमें कभी भी निकाल देंगे। तो दिस डिस्कशंस कैन नॉट बी मेड विद द। इसके बाद तीसरा आपका लीडरशिप स्टाइल है, दैट इज पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल। इसको हम कहते हैं पेरेंट लाइक लीडरशिप स्टाइल। अब ये पेरेंट लाइक लीडरशिप स्टाइल क्यों होता है? क्योंकि इसमें मैनेजर बिल्कुल पेरेंट्स की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। मतलब मैनेजर एम्प्लॉय की सुनता जरूर है, लेकिन करता वो है जो उसको ठीक लगता है, बिजनेस के लिए और एम्प्लॉयज के लिए सही है। So paternalistic is where the manager listen to the employees but do what is best for the business and the workforce. जैसे आपके अम्मा अब्बा होते हैं, वो आपकी हर जिद नहीं मानते। कभी कभार आप फालतू जिद भी कर रहे होते हो तो वो शायद नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि उनको पता है ये चीज आपके लिए नुकसानदेह। मतलब आपसे लेट्स सपोज, हाँ बिल्कुल करते वो हैं डिसीजन इंप्लीमेंट, वो होता है जो उनको लगता है कि ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है इसके? मैनेजर्स डू व्हाट दे थिंक इज बेस्ट फॉर द वर्कर्स, सो इससे जो है वो डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, बेहतर से बेहतर होती है। Some consultation might take place but the final decision are taken by the managers. There is no true participation in decision making. आपके मैनेजर्स जो हैं फाइनल डिसीजन उनका ही होता है। तो अगर आप एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व भी कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में तो एम्प्लॉयज का कोई इनपुट नहीं है। क्यों इनपुट नहीं है? क्योंकि एम्प्लॉयज जो है उनका जो भी इन्वॉल्वमेंट है उससे डिसीजन थोड़ी लिया जा रहा है। मैनेजर जो है वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। And thirdly, managers want workers to be happy in their jobs. Managers want the workers to be happy in their jobs. मैनेजर चाहते हैं कि भाई वर्कर खुश रहे, तो इसलिए कभी कभार वर्कर्स जिद कर रहे होते हैं कि भाई हमें जो है वो ये चीज नहीं ये चीज चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयज को पता होता है, मैनेजर्स को पता होता है कि भाई ये चीज अगर इनको अभी दे दी तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म में इनका फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज बोलने के भाई हमारी सैलरी अभी बढ़ाओ, मैनेजर्स को पता है अभी सैलरी बढ़ा दी तो बिजनेस को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में जब हम सैलरी बढ़ाएंगे तो ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन एम्प्लॉयज चाह रहे कि अभी सैलरी बढ़ जाए, तो एम्प्लॉयज को समझाना पड़ता है और डिसीजन मेकिंग जो है वो आपको अपने पास रखनी पड़ती है। एम्प्लॉयज को बोलेंगे नहीं हमें अभी सैलरी बढ़ाओ नहीं, लेकिन आपको पता है कि अगर अभी सैलरी बढ़ा दी तो बिजनेस को नुकसान होना शुरू हो जाएंगे, और अगर सैलरी 1 साल बाद बढ़ाई तो फिर ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। तो डिसीजन मेकिंग क्या होगी कि 1 साल बाद सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयज को फायदा है। तो मैनेजर हमेशा इस तरीके के डिसीजन लेगा जो कि एम्प्लॉयज को फायदा पहुंचाएगी। However, some workers will be dissatisfied with the apparent attempts to consult. अब डिसएडवांटेज क्या है? कुछ वर्कर्स होंगे ना वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, सर आप हमसे पूछते जरूर है लेकिन हमेशा करते हैं अपनी। कभी कभार मैनेजर्स जब इस तरीके की हरकत करते हैं तो एम्प्लॉयज बोलते हैं कि यार फिर पूछा क्यों, जून में हमारा इतना टाइम जाया कर, हमसे अगर पूछ के डिसीजन मेकिंग नहीं करनी थी तो हमसे पूछा क्यों, इतना डिस्कशन क्यों करा, इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों करी। तो इस तरीके की चीजें भी जो है वो एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा डीमोटिवेट कर देती है। And then we have the fourth leadership style, that is
laissez-faire leadership style. Laissez-faire leadership style क्या होता है? Laissez-faire leadership style is where managers only are concerned with the results. मैनेजर जो है वो क्या कंसर्न है? सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के उनको देखना है. जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है अगर, तो हॉस्पिटल के अंदर एक हॉस्पिटल का ओनर या हॉस्पिटल का मैनेजर अपने डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो पेशेंट ना मारे, कि उसका जो आउटपुट है वो ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को डील करे और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को बचाए. तो laissez-faire leadership style is when employees give complete authority to the workers कि आपको जिस तरीके से भी काम करने करो, आपके ऊपर है, हमें रिजल्ट चाहिए. तो managers delegate virtually all authority and decision making powers to the employees, and it is a very broad criteria or limits established for the staff to work within. तो staff को एक freedom of choice मिलती है कि उनको जब ब्रेक लेना है जब ब्रेक ले सकते हैं, जब काम पे नहीं दिल कर रहा आने का नहीं आए, जब काम पे कर रहा है दिल आने का आ जाए. लेकिन क्या चाहिए? एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ जब आपको रिपोर्ट देनी हो ना, तो रिपोर्ट पूरी होनी चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए. However, डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ वर्कर्स होते हैं ना, उनको मतलब अगर आप फुल अथॉरिटी भी दे दो ना, तब भी उनको थोड़ी बहुत डायरेक्शन की जरूरत होती है, थोड़ी बहुत उनको चाहिए होता है कि यार कोई सर पे खड़ा रहे जो थोड़ा बहुत बोलता रहे. फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, उसको पता है मैं अच्छा पढ़ लूंगा, सही है मैं अच्छा कर लूंगा, लेकिन उसको फिर भी थोड़ी बहुत टीचर की नीड होती है कि यार थोड़ा सा अगर कोई सर पे खड़े हो जाए ना और थोड़ा सा बोले, थोड़ा सा डायरेक्ट, तो मैं और बेहतर परफॉर्म कर लूंगा. तो इस तरीके से वर्कर्स हु आर हाईली स्पेशलाइज्ड, they know they can achieve they know they can achieve their targets, but sometimes they feel that there should be some manager, there should be some little bit of direction and supervision. Secondly, lack of feedback as managers do not closely monitor progress. अक्सर एम्प्लॉय देखो, अब एम्प्लॉय जितना भी हाईली स्किल्ड हो, जितना भी अच्छा काम कर रहा हो, उसको कभी ना कभी रिकग्निशन तो चाहिए. लेकिन यहाँ पे रिकग्निशन बिल्कुल जीरो है. यहाँ पे मैनेजर आपके सर पे है ही नहीं, तो शाबाशी देने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं. तो बेसिकली आप अगर अच्छा काम भी कर रहे हो तो तब आपकी भी डिमोटिवेशन हो सकती है. जैसे एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, सालों से सर्विस दे रहा है हॉस्पिटल को, लेकिन वो हॉस्पिटल में मैनेजर्स उनको काम को रिकग्निशन नहीं दे रहे. जब मैनेजर्स उनके काम को रिकग्निशन नहीं दे रहे तो क्या होगा? डिमोटिवेट हो जाएंगे वर्कर्स. तो दीज आर योर 4 लीडरशिप स्टाइल्स दैट द मैनेजर uses in order to control the organization. एम्प्लॉयज को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. फिर उसके बाद आप कौन सी थियरी, मतलब कौन सा लीडरशिप स्टाइल करोगे? ये मैग्रेगर ने अपनी थियरी में बताया कि व्हाट थियरी द मैनेजर विल बी यूजिंग. कौन सी थियरी जो है वो मैनेजर यूज करेगा? whether he will use democratic leadership style, whether he will use autocratic leadership style, whether he will use paternalistic or laissez-faire, it depends on कि उसके पास एम्प्लॉयज कैसे हैं. तो इसने 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस बताई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली. इसने 2 एक्सट्रीम सिचुएशन क्या बताई? इसने बोला कि भाई या तो बिजनेस के अंदर थियरी एक्स वर्कर्स हैं, या तो बिजनेस के अंदर थियरी वाई वर्कर्स हैं. Now, what is the difference between theory X workers and theory Y workers? इसने बोला थियरी एक्स के मैनेजर्स जो है, जो थियरी एक्स जैसे वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं, उनका ये बिलीफ होता है कि उनके मैनेजर, उनके वर्कर्स जो हैं वो काम को नापसंद करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, वो क्रिएटिव नहीं होते. जैसे अगर मैं आप लोग की बात करूं तो आप लोग जो है पढ़ाई को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. आपको कोई टास्क दो, कोई सवाल करने के लिए दो, आप लोग वो भी नहीं करते. और आप लोग सवाल में अब मतलब कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाते, कोई एग्जांपल आपकी अच्छी नहीं होती, वही किसी पिटी एग्जांपल्स होती हैं. तो मतलब यू गाइस आर थियरी एक्स वर्कर्स. तो जब ऐसे वर्कर्स होते हैं, माइंड नहीं करेगा सॉरी, तो अगर ऐसे वर्कर्स होते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, आप डंडे पे काम करवाओगे. आप बोलोगे कि भाई काम करो सही से, सही है. आप जो है वो मैनेजर से, वर्कर से बात नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि उनको पता है, सॉरी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, आप जो है वो डंडे के जोर पे काम कराओगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वर्कर्स एक तो काम करना नहीं चाहते, वर्कर्स क्रिएटिव नहीं है, तो कोई नए आइडियाज वगैरह भी नहीं देंगे, तो इनसे डिस्कशन करना फालतू है.
सही है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अवॉइड करेंगे, तो इनको जिम्मेदार बनाना, इनको मोटिवेट करना, इनको रिकग्निशन देना, ये सारी चीजें बेकार है। तो इनके साथ ऑटोक्रेटिक बिहेवियर रखना चाहिए एक मैनेजर को। ऑन द कॉन्ट्री, थियरी वाई वर्कर्स कंप्लीटली ऑपोजिट है। थियरी वाई वर्कर्स आप लोग जब बन जाते हो जब पेपर करीब आते हैं, पेपर जब करीब आते हैं तो आप जो है वो आराम वगैरह छोड़ के पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है पढ़ाई से भी इतना ही आपको फायदा मिल रहा है जितना आराम करके मिलता है। वैसे आजकल के बच्चे ये भी नहीं करते। तो खैर, जैसी पेपर करीब आते हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हो, नहीं यार अब सिर्फ 2 महीने रह गए, अब हमें पढ़ लेना चाहिए। और यू बिकम क्रिएटिव, मतलब कि आप जो है वो सवाल भी कर रहे हो, सवाल अच्छी तरीके से अटेम्प्ट भी कर रहे हो, और चेक भी करा रहे हो टीचर से, ये सारी चीजें आपकी इंक्रीज हो रही है। तो एम्प्लॉयज जो थियरी वाई वाले एम्प्लॉयज होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग काम से उतनी ही इंजॉयमेंट डिराइव करते हैं जितना वो रेस्ट एंड प्ले से कर सकते हैं। मतलब अगर वो रेस्ट कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, या कोई खेल रहे हैं गेम उनको मजा आ रहा है, तो उतना ही काम करने में मजा आता है। फिर वो क्रिएटिव भी होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करते हैं। तो जब ऐसे वर्कर्स होते हैं आपके पास, तो आप उनके साथ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल करें, या प्लेजेस फेयर भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज यू नो दैट द टास्क विल बी टच। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। अनदर अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चूज ऑफ बेस्ट लीडरशिप स्टाइल, कि कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल आप इस्तेमाल करोगे, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर्स। इफ योर वर्कर्स आर हाईली ट्रेन्ड, तो आप डेमोक्रेटिक इस्तेमाल करोगे, आप लेजेस फेयर इस्तेमाल करोगे। बट इफ योर एम्प्लॉयज आर नॉट ट्रेन्ड, अनस्किल्ड, फिर आप उनको ऑटोक्रेटिक या पैटर्नलिस्टिक इस्तेमाल करोगे। फिर द अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कितना टाइम आपके पास है टू कंसल्ट एंड टू इनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। अगर टाइम ज्यादा है तो डेमोक्रेटिक, टाइम कम है तो ऑटोक्रेटिक। फिर द एटीट्यूड ऑफ मैनेजर्स और मैनेजमेंट कल्चर, आपके मैनेजर्स का एटीट्यूड कैसा है, मतलब मैनेजर्स की खुद की पर्सनालिटी कैसे है। जब कुछ होते हैं ना, अब जैसे मैं हूँ, अगर मैनेजर बनता हूँ, सही है, तो मैं जो हूँ वो डेमोक्रेटिक कल्चर इस्तेमाल करूंगा। जो मुझे जो है वो अच्छा लगता है कि वर्कर्स वगैरह जो है वो आपस में इन्वॉल्व हो, आपस में बातचीत करें, क्रिएटिव हो, सही है, और जो है वो अपना अपना ओपिनियन दें। तो क्लासेस में भी मेरा इस तरीके से एटीट्यूड रहता है। तो यूजुअली एटीट्यूड ऑफ मैनेजर कैसे है, अगर वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का मैनेजर है तो वो अच्छी तरीके से जो है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो करेगा। लेकिन अगर मैथ्स के टीचर की एग्जांपल लें यहाँ पे, तो मैथ्स का टीचर हमेशा ऑटोक्रेटिक होता है। मैथ्स का टीचर जो है वो बोलता है कि काम करो, होमवर्क करो, 100 सवाल करो, नहीं कर कर आए डंडे से मारेगा, हर चीज करेगा, काम करवाएगा आपसे, मेहनत करवाएगा। तो उसका एटीट्यूड क्या है, ऑटोक्रेटिक। तो वो क्या करेगा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल करेगा। एंड फोर्थ इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इश्यूज अंडर कंसिडरेशन, बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट इशू आप कंसिडर कर रहे हो और एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, तो फिर आप एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांच बंद होने की बात हो रही है, तो उसमें आप इन्वॉल्व करोगे एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज तो पहली फुर्सत में भाग जाएंगे। तो आप बहुत सारे ऐसे डिसीजन जिनमें आपने फास्ट रिएक्ट करना होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आपको जल्दी से रिएक्ट करना है, तो उसमें फिर आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो करोगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक करने बैठे तो कश्ती डूब जाएगी और फिर आप डिसीजन ले रहे होगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। where there is urgency to decision making, फिर आप वहां पे ऑटोक्रेटिक इस्तेमाल करोगे। जब आपको पता है कि चलो टाइम है अभी और डिसीजन इतना ज्यादा जो है वो इशू जो है वो इतना बड़ा नहीं है, तो फिर आप वर्कर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, तो यू कैन यूज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। So these are the factors that affect which management style that you are going to use। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है, and we are done with unit 2 as well। जबरदस्त।